गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारा चैप्टर फोर्थ। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? फोर्थ चैप्टर। आप साझेदारी की टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारा आज का चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है साझेदार का अवकाश ग्रहण। ओके, तो हमने क्या देखा अभी तक? जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहला हमने क्या देखा था? सामान्य साझेदारी, पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमने क्या देखा था? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। थर्ड चैप्टर क्या देखा था हमने? नए साझेदार का फर्म में प्रवेश। और फोर्थ चैप्टर है आपका चौथा, साझेदार का अवकाश ग्रहण। ठीक है, या फिर साझेदार की मृत्यु। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? साझेदार का अवकाश ग्रहण। चलो, तो देखिए साझेदार का अवकाश ग्रहण क्या कहलाता है, पहले हम उसके बारे में बात कर लें। तो सिंपल सी भाषा में यदि हम बात करें तो एक साझेदारी फर्म, एक मान लो 3 साझेदार, और 3 साझेदार में से कोई एक साझेदार फर्म छोड़ के जा रहा है ना? 3 साझेदारों में से कोई एक साझेदार फर्म छोड़ के जाता है, या जितने भी साझेदार उनमें से कोई भी साझेदार फर्म छोड़ के जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? साझेदारी फर्म का अवकाश ग्रहण, साझेदार का अवकाश ग्रहण। तो जब विद्यमान साझेदारी फर्म में से कोई साझेदार किसी कारण से फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या फर्म छोड़ के जाता है, तो उसको हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का अवकाश ग्रहण। इसके हम क्या देखेंगे? आशय, अवकाश ग्रहण से आशय। तो साझेदारी व्यवसाय से जब कोई साझेदार व्यक्तिगत कारण या विशेष कारण, मैंने बोला कोई व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, क्या होगा? व्यक्तिगत कारण या विशेष कारण से पृथक होने का निश्चय करता है, तो उसे अवकाश ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई साझेदार साझेदारी व्यवसाय से व्यक्तिगत कारण या विशेष कारण से फर्म से अलग होने का या पृथक होने का निश्चय करता है, जिसको हम साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। अब देखेंगे आगे। अवकाश ग्रहण की आवश्यकता, क्यों किसी साझेदार को फर्म से अवकाश ग्रहण की आवश्यकता हुई? क्यों वो साझेदारी फर्म छोड़ के जा रहा है? तो इसकी आवश्यकता क्या है कि साझेदार फर्म से जा रहा है, फर्म को या व्यवसाय को छोड़ के जा रहा है। तो देखेंगे आवश्यकता में क्या है। पहले हम कुछ, चलो देखो क्या लिखा है। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार, साझेदारी संलेख के अनुसार एक या एक से अधिक साझेदार फर्म से अलग हो सकते हैं। इन्होंने बोला भारतीय साझेदारी अधिनियम और साझेदारी संलेख के अनुसार एक या एक से अधिक साझेदार फर्म से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। परंतु ऐच्छिक साझेदारी की दशा में, ऐच्छिक साझेदारी की दशा में मतलब जब आपकी साझेदारी स्वैच्छिक बनी हो। ऐच्छिक साझेदारी क्या कहलाती है? कि जब चाहे हम उस व्यवसाय को चालू कर लें, जब चाहे उसको बंद कर लें। तो उन्होंने बोला ऐच्छिक साझेदारी की दशा में अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म या अन्य साझेदारों को सूचना देकर फर्म से अलग हो सकता है। मतलब क्या होगा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार या साझेदारी संलेख के अनुसार कोई भी साझेदार फर्म से अलग हो सकता है, लेकिन यदि साझेदारी ऐच्छिक है तो जाने वाला साझेदार अन्य साझेदारों को सूचना देकर फर्म से अलग हो सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है, सिर्फ सूचना मात्र से। और ऐसी सूचना 6 माह पूर्व दिया जाना हो चाहिए। मैंने बोला जो साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, इसकी सूचना अन्य साझेदारों को 6 माह पूर्व दी जानी चाहिए। अब साझेदार के अवकाश ग्रहण के कारण या आवश्यकता, इन्हें बोला साझेदार के अवकाश अवकाश ग्रहण के कारण या आवश्यकता। क्या कारण है कि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है या इसकी आवश्यकता? नंबर 1,
वृद्धावस्था के कारण ना, वृद्धावस्था के कारण मतलब जब कोई साझेदार बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, वो काम करने के योग्य नहीं होता, काम नहीं कर पा रहा है, या फिर अपने दिमाग का ज्यादा उपयोग नहीं कर पा रहा है, किसी कारण वृद्धावस्था के कारण कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। जैसे सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरियों में होता है कि जब व्यक्तियों की आयु 60 साल या 62 साल से ज्यादा हो जाती, कहीं कहीं पर 60 साल, वैसे 60 साल है, यदि सरकारी कर्मचारियों की आयु 60 साल से अधिक हो जाती तो वो रिटायरमेंट, उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, मतलब रिटायर कर दिया जाता है। वैसे ही व्यवसाय में जब साझेदार को लगता है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, काम नहीं कर सकते हैं, वृद्धावस्था आ गई हमारी, तो वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। किस कारण से? वृद्धावस्था के कारण। दूसरा, अस्वस्थता के कारण। यदि साझेदार अस्वस्थ है, बीमार है ना, तो जब कोई साझेदार अस्वस्थ होता है तो वो अपने अस्वस्थता के कारण व्यवसाय से अवकाश ग्रहण कर सकता है। मतलब अस्वस्थ होने के कारण वो काम नहीं कर पा रहा है, व्यवसाय है ना, उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, काम को अपने सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहा है, या अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहा है, इसलिए साझेदार अस्वस्थता के कारण फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक, अगला पॉइंट, अन्य साझेदारों से मतभेद होने के कारण। कभी कभी क्या होता है, किसी साझेदार का अन्य साझेदारों से मतभेद हो जाता है, बातचीतें बढ़ जाती हैं, और ज्यादा ना बढ़े, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, इसके लिए साझेदार फर्म से अलग होना ही उचित समझता है। तो जब साझेदारों से, अन्य साझेदारों से मतभेद हो जाते हैं, तो इस मतभेद के कारण कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अगला, अगला है अन्य साझेदारों द्वारा, ये क्या थे आपके 3 पॉइंट, अब क्या है, अन्य साझेदारों द्वारा कानून सम्मत कार्य न करने के कारण। अब 3 साझेदार है, कितने साझेदार है यहाँ पर? 3, ए बी, 3 साझेदार। तो यहाँ पर ए बी और सी, सी जो है वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ए और बी कानून सम्मत कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कानून की नजरों में गैर कानूनी है या अपराध योग्य है, अपराध है वो। तो ऐसे काम कौन कर रहा है? ए और बी। अब सी ने ए और बी को समझाया कि भाई इस तरीके के काम नहीं करो या नहीं करना चाहिए, लेकिन ए और बी नहीं मान रहे। तो अब यदि सी रहेगा तो फर्म में भला ही सी इस तरीके के काम या एक्टिविटी नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि ए और बी और सी तीनों साझेदार हैं, तो ए और बी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए सी भी उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सी क्या करेगा? फर्म से अवकाश ग्रहण लेगा कि भाई आपको फंसना हो तो आप फंसो, है ना, आपको जेल जाना है तो जाओ, लेकिन हम इस तरीके के गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो अन्य साझेदारों के द्वारा कानून सम्मत कार्य ना करने पर सी ने क्या किया? किसी साझेदार ने फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया। मान लेते हैं कि ए बी सी का कपड़ों का व्यवसाय था, किस चीज का व्यवसाय था? कपड़ों का। तो ए और बी कपड़ों के अंदर बंदूकें, अफीम, चरस, गांजे, इस तरीके के सामान लाने लगे, भेजने लगे। तो ऐसे में सी ने क्या किया? जब सी को पता चला कि ए और बी इस तरीके के काम कर रहे हैं कपड़ों के बिजनेस की आड़ में, तो सी ने ए और बी को समझाया, लेकिन ए बी नहीं समझे। तो सी ने क्या कहा कि हम फर्म से अवकाश ग्रहण कर, और सी फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि यदि वो उनके साथ रहेगा तो भले ही काम नहीं कर रहा, वो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर रहा, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो भी उसमें फंस जाएगा, क्योंकि साझेदारी फर्म में एक साझेदार द्वारा किए गए कार्यों के लिए अन्य सभी साझेदार दायित्व उत्तरदायी होते हैं। ठीक, आगे, जब व्यवसाय गत कई वर्षों से, जब व्यवसाय गत
कई वर्षों से हानि में चल रहा। ऐसी कंडीशन में भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ये साझेदार हैं, DEF, तीन साझेदार। ठीक है, तो क्या हुआ, डी जब से आया है 20 साल हो गए। कितने वर्ष हो गए? 20 वर्ष। लेकिन आज तक फर्म को कभी लाभ ही नहीं हुआ, हानि यहीं पे चल रहा है। तो एफ को लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, या तो ये चीजें हमें सही नहीं बता रहे हैं, फर्म का हिसाब किताब वो सही नहीं रख रहे हैं, लाभ आज तक हुआ नहीं, कई वर्षों से लाभ वर्ष जो व्यवसाय है वो हानि में चल रहा है। ऐसी कंडीशन में कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर एफ क्या हो रहा है, फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। वो किस लिए? क्योंकि फर्म को लाभ हो ही नहीं रहा, हुआ ही नहीं इतने वर्षों में, है ना, गत कई वर्षों से हानि पर चल रही फर्म, इसलिए वो फर्म से क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। अगला, जब कोई साझेदार पागल, दिवालिया या देशद्रोही हो गया हो, है ना, तो इन्होंने बोला जब कोई साझेदार क्या हो गया हो, पागल हो गया हो, दिवालिया हो गया हो या देशद्रोही हो गया, तो फर्म से अवकाश ग्रहण किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इन्होंने बोला है जब कोई साझेदार पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए या देशद्रोही हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक, देखिए अब आगे देखेंगे अपन क्या है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की वैधानिक स्थिति। मैंने बोला है जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उस साझेदार की वैधानिक स्थिति क्या होती है ना? क्या हम उसके लिए किन्हीं कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, या हम उससे हानि का पैसा ले सकते हैं, क्या हम उसको लाभ का पैसा दे सकते हैं, या वो हमसे लाभ की डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें वैधानिक स्थिति कहलाती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार की वैधानिक स्थिति इस प्रकार होगी। इन्हें बोला है फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार की वैधानिक स्थिति इस प्रकार होगी। क्या होगी? यह भविष्य में फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है वो फर्म की संपत्तियों में भविष्य में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ए, बी और सी, मान लेते हैं यहां पर सी अवकाश ग्रहण करता है और सी के अवकाश ग्रहण करने के बाद ए और बी एक कार खरीद लेते हैं। एक क्या खरीद लेते हैं? कार खरीद लेते हैं। ठीक, सी के अवकाश ग्रहण के बाद ए और बी क्या करते हैं? कार खरीद लेते हैं। तो इन्होंने बोला है यह भविष्य में फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो ए और बी ने कार खरीदी है, सी उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता। ठीक है, सी का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। अगला पॉइंट, वह भविष्य में फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता। मान लेते हैं कि जो ए और ए बी सी तीन साझेदार थे, ठीक, ए बी सी, इसने सी ने अवकाश ग्रहण क्यों किया था? कि फर्म कैसी चल रही थी? हानि पर। फर्म हानि पर चल रही थी, इसलिए सी ने क्या कर लिया? अवकाश ग्रहण कर लिया। लेकिन सी के जाते ही अगले वर्ष से ए और बी दोनों को क्या होने लगा? लाभ। फर्म से क्या होने लगा? लाभ होने लगा, फर्म को लाभ हुआ अगले साल। तो अब यहां पर सी जो अवकाश ग्रहण कर रहा है वो भविष्य में होने वाले लाभ में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब सी के जाने के बाद ए और बी को जो फर्म से लाभ हुआ उसमें सी डिमांड नहीं कर सकता, मांग नहीं कर सकता कि भाई हमें भी लाभ दो, इतने साल हानि सहन की है तो अब हमें भी लाभ दो।
इस प्रकार से भविष्य में होने वाले लाभ में अवकाश ग्रहण साझेदार का कोई भी लाभ का हिस्सा नहीं होता। अगला पॉइंट, भविष्य में किसी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसके लिए उसे पृथक होने की सार्वजनिक सूचना अखबार के माध्यम से देना होगी। इन्होंने बोला है कि भाई जैसे मान लो सी फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है, अब अवकाश ग्रहण करने के बाद सी का एक दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है कि जाने के बाद मान लो तो 1 जनवरी को वो जाता है, सी कब अवकाश ग्रहण कर रहा है 1 जनवरी को, तो सी को 1 जनवरी को या उसके पहले एक सूचना देना होगी, 1 जनवरी को या 1 जनवरी के पहले सार्वजनिक सूचना, चाहे आप पेपर में छपवा दें किसी भी पेपर में, और एक सूचना देना होगी, सार्वजनिक सूचना कि हम 1 तारीख से इस फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं और हमारे अवकाश ग्रहण के बाद हमारा किसी भी प्रकार का दायित्व फर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब ये सूचना दे देगा सी कि हमने फर्म से अवकाश ग्रहण किया, सबको सार्वजनिक सूचना दे देगा, उसके बाद सी का फर्म में किसी भी प्रकार का दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, है ना, सी पर किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यदि मान लो सी ने सूचना नहीं दी, सार्वजनिक सूचना, और ए और बी को बता के फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया, बाकी बाहरी व्यक्तियों ने ये मानकर कि सी भी यहाँ पर साझेदार है, उनका पहचान का है, और ए और बी से किसी प्रकार का अनुबंध कर लेता है और उस व्यक्ति को हानि हो जाती है, तो वो सी से भी उस दायित्व की पूर्ति के लिए केस कर सकता है ना, क्योंकि सी ने अवकाश ग्रहण की सार्वजनिक सूचना नहीं दी थी और जिस व्यक्ति ने अनुबंध किया था ए और बी से, उसको ये मालूम नहीं था कि सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया और उसने यह सोचकर अनुबंध किया था कि सी भी यहाँ पर फर्म में साझेदार है ना। तो ये क्या होगा, भविष्य में किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसके लिए उसे पृथक होने की सार्वजनिक सूचना अखबार के माध्यम से सभी को देना होगी। मतलब जाने वाले साझेदार को पेपर में छपवाना पड़ेगा कि हम इस तारीख से फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर उसका किसी प्रकार का भविष्य में दायित्व नहीं बनता है ना। लेकिन उसके अवकाश ग्रहण करने की पूर्व के दायित्वों के लिए वह साझेदार उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, जब वो रहा है साझेदारी फर्म में और उस समय के यदि कोई दायित्व है तो उसके लिए उत्तरदायी रहता है। अगला चौथा पॉइंट, अब क्या होता है, साझेदारी फर्म में जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हमें क्या करना होता है, प्राप्ति अनुपात की गणना। तो प्राप्ति अनुपात जो है, प्राप्ति अनुपात की गणना ख्याति के बंटवारे के लिए आवश्यक है। ने बोला प्राप्ति अनुपात हम किस लिए निकालते हैं, ख्याति के विभाजन के लिए। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ख्याति का विभाजन त्याग अनुपात में होता है, लेकिन जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो हम प्राप्ति अनुपात की गणना करते हैं और इस प्राप्ति अनुपात की गणना ख्याति के बंटवारे के लिए किया जाता है, ख्याति के विभाजन के लिए। कैसे, तो देखो यहां पर जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर ए बी और सी 3 साझेदार, ए बी और सी 3 साझेदार। ठीक, अब यहां पर ये लोग क्या करते हैं, 10 रुपए इसको मिलते थे, 10 रुपए इसको मिलते थे, 10 रुपए इसको, 10 भाग मान लो या 10 रुपए मान लो कि ए बी सी तीनों को 10-10 रुपए मिलते थे। अब यहां पर क्या हुआ, सी अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक, यहां मान लेते कि 10 भाग 10 भाग 10 भाग इनको मिलते थे। अब सी अवकाश ग्रहण कर रहा है तो सी के जो भाग हैं, सी के जो लाभ का भाग है या सी का जो हिस्सा है वो किसको मिलेगा, से साझेदारों को, वो बांटेंगे आपस में। मान लेते हैं 5 इसने ले लिए और 5 इसने ले लिए, ए ने 5 ले लिए, बी ने 5 ले लिए, ऐसा अपन मान लेते हैं। ए ने कितने लिए 5 और बी ने भी कितने ले लिए 5-5 ले लिए। तो ए और बी को
प्राप्ति होती है। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो ए और बी के लाभ में क्या होगी, वृद्धि होगी, मतलब प्राप्ति होगी। तो इन्होंने बोला कि जो प्राप्ति अनुपात की गणना कैसे करते हैं अपन, ख्याति के बंटवारे के लिए प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। प्राप्ति अनुपात हम निकालते कैसे हैं, तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात क्या आता है, प्राप्ति। प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ये है फॉर्मूला आपका। ठीक है, प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होगा, नया अनुपात माइनस पुराने अनुपात। ठीक है, ये प्राप्ति अनुपात है। आगे देखेंगे अपन प्राप्ति अनुपात के बाद। अवकाश ग्रहण करने संबंधी लेखे। जब कोई साझेदार फर्म में अवकाश ग्रहण करता है तो कौन कौन से खाते या किस तरीके के लेखे हमें करना होते हैं, कौन कौन से लेखे करना होते हैं वो देखेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले आता है शेष, क्या है, शेष। शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात व प्राप्ति अनुपात की गणना। इन्हें बोला है जो बचे हुए साझेदार हैं उनके नए लाभ हानि विभाजन के अनुपात की गणना करना और प्राप्ति अनुपात की गणना करना, ये महत्वपूर्ण होता है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अवकाश ग्रहण करने पर हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शेष साझेदारों के लाभ हानि अनुपात क्या है, दूसरा उनका प्राप्ति अनुपात क्या है। एक ही पॉइंट में आएगा अनुपात का। दूसरा करेंगे अपन पॉइंट यहाँ पर ख्याति का व्यवहार, मतलब जाने वाले साझेदार को हमें कितनी ख्याति देना है और शेष साझेदारों से उस ख्याति को हम प्राप्ति अनुपात में लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब साझेदारी फर्म में कोई साझेदार प्रवेश करता है तो वो ख्याति का पैसा हम उससे लेते हैं, लेकिन जब साझेदारी फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हम उसको ख्याति का पैसा देते हैं। ठीक है, तो जाने वाले साझेदार को हम ख्याति का पैसा देते हैं और शेष बची हुई साझेदारों से पैसा प्राप्ति अनुपात में लेंगे। अब दूसरा, अवितरित लाभ संचय एवं कोषों का विभाजन। यदि साझेदारी फर्म में चिट्ठे में कोई अवितरित लाभ दिया हुआ है, कोष दिया हुआ है, संचय दिया हुआ है, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में उसका विभाजन किया जाएगा। समझ गए, मतलब अवितरित लाभ, अवितरित संचय, अवितरित आपका क्या दिया हुआ है, कोष दिया हुआ है, तो इन सभी का विभाजन सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में किया जाएगा। ठीक है, आगे संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ठीक वैसे ही जैसे हमने नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया और वहां पर हमने पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी साझेदारी फर्म के अवकाश ग्रहण पर जब साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो वो भी संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की मांग रखता है कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जब साझेदारी फर्म के अवकाश ग्रहण पर संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है तो उससे होने वाली लाभ या हानि सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटी जाती है। अवकाश ग्रहण पर पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटी जाती है, लेकिन प्रवेश पर क्या होता है, हम पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि पुराने साझेदारों को देते हैं, वो भी पुराने अनुपात में। ठीक है, अगला ये भी हो गया। निवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान। मैंने बोला है निवृत्त साझेदार मतलब अवकाश ग्रहण साझेदार, जो अवकाश ग्रहण साझेदार है उस साझेदार को देय राशि का भुगतान, मतलब कैसे उसको हमने भुगतान करना है। क्या हम उसको एक मुश्त राशि दे देंगे, क्या उसको किस्तों में पैसा दिया जाएगा, क्या उस किस्तों पर या उसका जो पैसा उसको ऋण खाते में डाल दिया जाएगा, क्या उस ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। तो देय साझेदार जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको देय राशि की गणना और उसका भुगतान किस तरीके से किया जाएगा इसका भी निर्धारण करना। पूंजी खातों का समायोजन, ठीक,
शेष बचे साझेदारों का पूंजी खातों का समायोजन लाभ हानि अनुपात में, नए लाभ हानि अनुपात में हो सकता है। यदि साझेदारों की पूंजी खातों का समायोजन किया जाना है तो उसका भी यहां पर हम क्या करते हैं, समायोजन करें। अगला पॉइंट, नोट, जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो इसकी सूचना 6 माह पूर्व दी जानी चाहिए। ऐसा हम आपको बता चुके थे, है ना, शुरुआत में हमने आपको बताया हुआ था, ये लिखा हुआ है ना, कि जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो इसकी सूचना उसको क्या करना होगा, 6 माह पूर्व देना होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिकल में, जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, या हमें यहाँ पर प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ सकता है। तो हम नए लाभ हानि अनुपात की गणना वाली कुछ सवाल देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एवं जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। जेड अवकाश ग्रहण करता है, जेड क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है। जेड क्या कर रहा है, फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, जो अपने हिस्से का 3/5 भाग एक्स को व 2/5 भाग वाई को हस्तांतरित करता है। नया लाभ हानि अनुपात निकाले। देखो है ना, नया अनुपात व प्राप्ति अनुपात निकाले। इन्हें बोला 3 साझेदार हैं एक्स वाई जेड, जिसमें से जेड फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, लेकिन जो साझेदार फर्म से जा रहा है वो अपने लाभ को, एक्स को, अपने लाभ का 3/5 किसको दे रहा है, एक्स को, और 2/5 किसको दे रहा है, वाई को। इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई का लाभ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमें पहले निकालना है नया लाभ हानि अनुपात, उसके बाद हम निकालेंगे प्राप्ति अनुपात। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एक्स वाई तथा जेड का लाभ हानि अनुपात। एक्स वाई जेड का लाभ हानि अनुपात, कैसे बड़ा साझेदार है वो लोग, बराबर, मतलब 1:1:1। क्या लिख देंगे, 1:1:1। एक्स वाई जेड का लाभ हानि अनुपात कितना है, 1:1:1, बराबर बराबर लिखा हुआ है। अब अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कौन है, जेड। तो अवकाश ग्रहण करने वाला, हाँ जी, कौन है, जेड। जेड फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो जेड अपने हिस्से का 3/5 एक्स को देके जा रहा है। यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जेड जो है वो अपने हिस्से का 3/5 किसको दे रहा है, एक्स को, और 2/5 भाग किसको दे रहा है, वाई को। तो जब एक्स और वाई को मिल रहा है तो उनका भाग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्स का नया भाग, ठीक है, एक्स का नया भाग। पहले पुराना कितना था वो देखेंगे अपन, पुराना कितना था, 1/3, पुराना कितना था, 1/3। इसमें हम प्लस कर देंगे जेड का भाग कितना है, 1/3, सभी का बराबर था। तो जेड का 1/3 का हमें निकालना है 3/5, क्योंकि जेड जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है वो अपने भाग का 3/5 किसको दे रहा है, एक्स को। तो जेड का भाग कितना है, 1/3, उसका हमने निकाल लिया 3/5। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, 1/3 प्लस का मतलब गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। हम यहाँ पर काट भी सकते हैं 3 से 3, लेकिन एक ही रूल्स हम फॉलो करेंगे, क्योंकि कभी कहीं कटेगा कभी नहीं कटेगा तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपन इसको नहीं काटेंगे। तो क्या करेंगे, का मतलब गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 3 एकम 3, 5 3 15। तो एक्स को जेड का कितना भाग मिलने वाला है, 3/5।
15, तो 3/15 हम क्या करेंगे, x के भाग में जोड़ देंगे। तो यहां पर हम और आगे चलेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे, 3 और 15 का लघुत्तम गुणा करके ले लो आप, सॉरी। तो 3 और 15 का जो लघुत्तम है हम कैसे लेंगे, गुणा करके। तो कितना आ जाएगा, 15 × 45, कितना आएगा, 15 × 45। अब जब हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो त्रियक गुणा करना पड़ेगा, 15 एकम 15 प्लस 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा, 9 और 15 कितना होगा, 24, 24/45। ये किसका, x का नया भाग। ऐसे हम निकालेंगे y का नया भाग। तो y का भाग कितना था, 1/3। y का भी भाग कितना, 1/3। इसमें हम प्लस कर देंगे, y को z के भाग का 2/5 मिल रहा है, तो z का भाग कितना है, 1/3। तो हम 1/3 का निकालेंगे 2/5 और y के भाग में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 1/3 प्लस करेंगे, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 × 3 = 15, तो कितना आ जाएगा, 2/15। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 3 और 15 का लघुत्तम गुणा करके। यदि हमने ऊपर गुणा करके लघुत्तम लिया तो नीचे भी वही चलेगा। तो 5 और 3, सॉरी 15 और 3, 15 3 क्या होगा, 45। हमने लघुत्तम ले लिया गुणा करके, 45। जब भी गुणा करके लघुत्तम लेंगे तो हम त्रियक गुणा करते हैं। तो कैसे, 15 एकम 15 प्लस 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21। तो 21/45 ये आ गया, 21/45। तो यहां लिखेंगे हम x तथा y का नया अनुपात, x तथा y का नया अनुपात। तो x का कितना है, 24/45, y का 21/45। दोनों के हर समान है, हर को अलग कर देंगे तो बचेगा कितना, हमारा अंश में कितना है, 24/21। कट जाएगा, ये किससे कटेगा, 3 से, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, मतलब 8:7 इनका क्या आ जाएगा, नया अनुपात। ठीक है, क्या आ गया इनका, 8:7 नया अनुपात। एक चीज, एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है, इनका क्या निकाल लिया, नया अनुपात। अब सवाल में कहा था कि हमें प्राप्ति अनुपात भी बताना है, यहां पर लिखा है प्राप्ति अनुपात। नया अनुपात हमने बता दिया है, प्राप्ति अनुपात और हमें बताना है। तो प्राप्ति अनुपात के लिए हम आगे चलते हैं, यहां पर लिखेंगे x तथा x लिखेंगे एक्स वाई एक्स वाई तथा जेड का पुराना अनुपात। कितना था इनका, 1:1:1। एक्स तथा वाई का नया अनुपात, नया अनुपात कितना है, 8:7। ठीक है, ये दिया, देखो अपन ने निकाला ना, 8:7 एक्स और वाई। हमें क्या निकालना, प्राप्ति अनुपात। तो प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहां निकालेंगे हम प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात।
नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो जो प्राप्ति अनुपात है वो हमेशा शेष साझेदारों का ही निकलता है, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले किसका लेंगे, एक्स, एक्स को प्राप्ति। तो एक्स का नया अनुपात कितना है, ये लिखा है 8, 8/15। एक्स का 8 और 7 कितना हो गया 15। तो एक्स का नया अनुपात कितना 8/15। इसमें से हम माइनस कर देंगे, एक्स का पुराना अनुपात कितना था, ये लिखा है 1/3। इनका लघुत्तम लेंगे, 15 और 3 का लघुत्तम, तो गुणा करके ले लूं, 15 थी 45। जब भी गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, 3 24 माइनस 15 एकम 15, कितना बचा आप 9/45। ठीक है, किसको प्राप्ति हुई जी, एक्स को 9/45 की प्राप्ति। ऐसे लिखेंगे, वाई को प्राप्ति, तो वाई का नया भाग कितना है 7, तो 7/15 माइनस कर दो इसमें से पुराना, वाई का कितना 1/3। इनका भी लघुत्तम लेंगे हम, तो 15 थी 45, गुणा करके लघुत्तम लिया हमने। जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा, 3×7 21 माइनस 15 एकम 15, 21 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, 6/45। यहां लिखेंगे हम x तथा y को, या y का प्राप्ति अनुपात। x का कितना है 9/45, y का कितना है 6/45। ठीक है, तो हर दोनों के समान है, दोनों के बटे में हर समान है, 45 45 दिया, हम अलग कर देंगे तो बचेगा कितना 9 और 6, तो 9/6। इसको हम और काट देंगे, कितने से काटेंगे 3 से, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, कट गया, देखो आ गया, कितना आ गया 3:2। इनका प्राप्ति अनुपात निकल आया, एक्स और वाई का। क्लियर। तो आशा करते हैं ये सवाल, आपको पहला सवाल था, आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 5-4-3 के अनुपात में बांटते हैं। सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और उसका भाग ए और बी 3:2 के अनुपात में दिया। ए और बी ने कैसा ले लिया 3:2 के अनुपात में लिया। नया अनुपात निकाले। ठीक, तो यहां पर हमें नया लाभ हानि अनुपात निकालना है। ए, बी तथा सी का लाभ हानि अनुपात। ए, बी तथा सी का लाभ हानि अनुपात कितना है 5-4-3, 5:4:3। ए बी सी का लाभ हानि अनुपात कितना है 5:4:3। अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, देखो सी फर्म से क्या करता है अवकाश ग्रहण, और सी का भाग ए और बी 3:2 में बांट रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सी के भाग के विभाजन का अनुपात कितना है 3:2। सी जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसका भाग ए और बी 3:2 में बांट रहे हैं। तो हमने लिख लिया सी के भाग के विभाजन का अनुपात 3:2। मतलब ए को कितना मिलेगा 3/5, बी को कितना मिलेगा 2/5। तो यहां लिखेंगे हम ए का नया भाग, ए का क्या करेंगे अपन नया भाग निकालेंगे। तो ए का पुराना भाग कितना दिया है पहले तो वो देखो आप, ए का पुराना भाग, ठीक है, उसका देख लेंगे अपन। देखो ए का पुराना भाग ए लिखा है,
5/12, सबका टोटल कितना होगा 5 4 9 और 3 12। तो ए का पुराना भाग कितना था 5/12, इसमें हम प्लस कर देंगे सी का भाग कितना है 3/12 का 3/5। ठीक है, तो क्या है ए को सी के भाग का मतलब 3/12 का जो सी का भाग है उसका 3/5 मिलेगा, क्योंकि सवाल में दिखा है कि सी के भाग को ए और बी 3:2 में बांटते। तो कितना आ जाएगा 3/5 और 2/5। तो हमें यहां निकालेंगे का मतलब क्या होता है गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का। तो 5/12 प्लस 3×3 = 9 और 12×5 = 60। कितना आ गया 9/60। जी किसको मिलना है ए को मिलेगा सी के भाग का। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे, दोनों का गुणा करके ले लेंगे तो अब ज्यादा आ जाएगा 12×72 720। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको एक और तरीका बताया था कि बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे। हमें किसका लघुत्तम लेना 60 और 12 का। तो बड़ी संख्या क्या है 60 में हम छोटी संख्या का भाग देंगे। यदि भाग चला जाता है तो फिर हम बड़ी संख्या को लघुत्तम मान लेते हैं, नहीं जाता है तो हम दोनों का फिर गुणा करके लघुत्तम लेते हैं। तो देखो 60 में 12 का भाग चला जाएगा 12×5 = 60। इसका मतलब लघुत्तम क्या आ जाएगा यहाँ पर 60। अब क्या करना है हमें इस 12 का भाग 60 में देना है जो हमने लघुत्तम दिया था 12×5 = 60। जो भागफल आया उसका हम ऊपर अंश में मतलब 5 में क्या करेंगे गुणा। तो क्या आ जाएगा 12×5 = 60 और 5×5 = 25 है ना। जो भागफल आया उसका हम क्या करेंगे अंश में गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 25। अब 60 का भाग फिर से 60 में दो तो 60×1 = 60। कितना भागफल आया आपका 1, तो उस 1 का हम ऊपर अंश में गुणा करेंगे 9×1। इस तरीके से यहां पर कितना आ जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 34/60 किसका भाग आ गया ए का नया भाग है। ऐसे हम निकालेंगे बी का नया भाग। तो बी का पुराना भाग कितना है पहले वो देख लो, ये लिखा हुआ है 4/12। बी का नया भाग पुराना भाग कितना था 4/12। इसमें हम प्लस करेंगे जो जाने वाला साझेदार, जाने वाला साझेदार कौन है सी, और सी का भाग कितना है 3/12। तो 3/12 का बी को कितना मिलना है 2/5 ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जाने वाला साझेदार जो सी है उसके लाभ का विभाजन 3:2 में होगा। ए को मिलेगा 3/5 ये निकाल लिया अपन ने, बी को मिलेगा 2/5 तो ये अपन निकाल रहे हैं। तो सी के भाग का 2/5 अपन निकाल लेते, यहां पर आ जाएगा 4/12 प्लस 2 3 6 और 12×5 = 60। ठीक, अब बराबर इनका भी लघुत्तम लेंगे हम, कितना लेंगे 60। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जिन दो संख्या इनका अपन को लघुत्तम लेना 12 और 60 का, तो गुणा करने से भी अच्छा है। गुणा तो क्या होती छोटी संख्या होती तो अपन कर देते हैं, लेकिन यदि बड़ी संख्या है तो हम क्या करते हैं फिर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे के देखते हैं। यदि भाग जा रहा है तो फिर बड़ी संख्या को ही हम लघुत्तम मानते हैं। तो 12×5 = 60, 12 का भाग 60 में जा रहा है, इसी लघुत्तम क्या आएगा आपका 60। अब यहां पर हम क्या करेंगे फिर से जो लघुत्तम लिया उसमें हम 12 का भाग देंगे तो 12×5 = 60, 5 बार गया, 5 जो भागफल आया उसका हम ऊपर अंश में गुणा करेंगे 4 में, 5 × 20 प्लस अब 60 का भाग 60 में जाएंगे तो 60×60 1 आया, 1 का गुणा ऊपर कर देंगे हम 6 में, 6×1 तो यहां पर आ जाएगा 26/60। कितना आ जाएगा 26/60। अब यहां लिखेंगे हम ए तथा बी का नया अनुपात, ए तथा बी का नया अनुपात। तो देखो यहां पर ए का कितना है 34/60, बी का कितना है 26/60। तो दोनों के हर कैसे हैं समान है, इसलिए अपन क्या करेंगे हर को अलग कर देंगे।
तो बचेगा कितना 34:26। अब 34 और 26 दोनों कट रहे हैं, किस संख्या से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे दोनों। 34 कितने बार कटेगा 17 बार, और 26 कितने बार कटेगा 13 बार। मतलब इनका जो अनुपात है वो 17:13। ठीक है, 34:26 का कितना आएगा 17:13। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर सेकंड भी पूरा हुआ। यहां पर कहा नहीं है कि प्राप्ति अनुपात निकालिए, लेकिन हम आपके लिए होमवर्क देते हैं कि इस सवाल का प्राप्ति अनुपात आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो नया अनुपात ये आ गया है, पुराना ऊपर दिया हुआ। चले सेकंड क्वेश्चन के बाद देखेंगे हम। यहां पर थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एबीसी फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 5-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। यदि अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात 5:2 हो तो प्राप्ति अनुपात निकालें। ठीक है, एबीसी एक फर्म में साझेदार, उनका लाभ हानि अनुपात दिया है 5:2:1। ठीक, यदि अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात कितना हो 5:2 हो तो प्राप्ति अनुपात निकाले। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना अपन को। तो यहां लिखेंगे हम ए बी तथा सी का लाभ हानि अनुपात कितना है 5:2:1, 5:2:1। ए बी सी का लाभ हानि अनुपात कितना दिया 5:2:1। अब यदि अवकाश ग्रहण करने पर 3:2, कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है सी, कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है वो सी। यदि अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात 3:2, यहां पर लिखा नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ देखो सी, रिटायरमेंट कौन ले रहा है सी ले रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे ए तथा बी का नया अनुपात कितना दिया है, देखो नया अनुपात दिया है 5:2, 5:2। अब आपको कोई चीज दिमाग में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जोर डालेंगे थोड़ा सा, तो आपको एक चीज बहुत साफ समझ में आएगी। देखना ध्यान से, हम यहां पर करते हैं एक चीज आपको, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जब पेपर हॉल में आप इस तरीके क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने मत बैठना, आपका टाइम खराब हो जाएगा। जबकि इसका आंसर सेकंड में आ जाएगा, 30 सेकंड 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कैसे क्या पूछेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ कि प्राप्ति अनुपात बताएं, तो प्राप्ति अनुपात 5:2 ही आने वाला है। देखो क्या है यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखते हैं आपको ये समझाने, या इसको अपन अलग कर देते हैं, यहाँ पर हम अलग से समझाते। देखो इनका एबीसी का लाभ हानि अनुपात 5:2:1 था। ठीक है, और ए और बी का नया लाभ हानि अनुपात कितना है 5:2, ये लिखा हुआ। अच्छा आप देखेंगे तो क्या हुआ, सी ने अवकाश ग्रहण किया तो उनने सी को अलग कर दिया, उसके लाभ को अलग कर दिया, तो बचा क्या इनका 5:2 बचा, वही इनका क्या है नया अनुपात है। तो ऐसी कंडीशन में प्राप्ति अनुपात भी आपका जो है जो नया है वही रहेगा, 5:2 ही आएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी आपका प्राप्ति अनुपात कितना आएगा 5:2 ही आएगा। ये हमने आपके लिए पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई हुई है। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला, प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना। ठीक है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहां लिखेंगे हम ए को प्राप्ति, पुराना नया अनुपात कितना ये दिया है 5/7। ये क्या है इनका ए का नया अनुपात, इसमें से माइनस कर दो पुराना, पुराना कितना है 5/7।
8। 7 और 8 का लघुत्तम ले लेंगे, गुणा करके ले लूँ। 7 8 56, 56 अपन ने क्या ले लिया लघुत्तम। जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करेंगे। 8 पंचे 40 माइनस 7 पना 35, कितना बचा? 40 में से 35 गए तो कितना बचा? 5/56। ऐसे इसका निकालेंगे बी को प्राप्ति, बी को प्राप्ति। तो कितना दिया है देखो, नया अनुपात कितना बी का? 2/7, ये लिखा है 2/7 नया अनुपात। इसमें से बी का हम माइनस करेंगे पुराना अनुपात। पुराना कितना है? 2/8। इनका लघुत्तम 7 8 56, लघुत्तम कितना ले लिया अपन ने? 56। क्या करना अपन के लिए? जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे। तो 8 दूनी 16 माइनस 7 दूनी 14। क्या करो अब आप यहाँ पर, ऊपर कितना बचेगा? 2, नीचे कितना आएगा? 56। तो ए तथा बी का प्राप्ति अनुपात बराबर, ठीक है। ए तथा बी का हम क्या लेंगे? प्राप्ति अनुपात। तो ए का प्राप्ति कितना है वो लिखा हुआ है 5/56। बी का कितना है? 2/56। दोनों के हर कैसे हैं? समान, दोनों के हर समान है। दोनों के बटे में कितना दिया है? 56। हम 56 को अलग कर देंगे तो बचा क्या? 5 और 2। तो यहाँ लिखेंगे हम 5/2। और छोटा हो नहीं सकता ये अनुपात, तो आपका आंसर भी क्या कहलाएगा? यही 5/2 ही कहलाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको यहाँ पर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे और अगली क्लास में भी आपको चीज़ें बताएंगे। अब क्या था आपका? कौन सा क्वेश्चन था आपका यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए यहाँ पर आज हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपको हम क्या देते हैं? होमवर्क। ये आपका 5 क्वेश्चन है और आपको बुक्स में मिल जाएगा आपकी। तो 2 क्वेश्चन 4 और 5 आपके लिए क्या है? होमवर्क में है। कल आप वो क्वेश्चन करके लाएंगे। होमवर्क हमें क्वेश्चन चेक करेंगे, आपको करना है। चाहे क्वेश्चन गलत हो लेकिन आप करके लाएंगे, सही हम उसको आपको बता देंगे। जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता। तो हमारा एक कहना होता है कि आप सवाल करें चाहे वो गलत हो, हमसे पहले उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। यदि आप क्वेश्चन करते हैं गलत होगा तो ये गलतियां जो आज आप कर रहे हैं वो पेपर में नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति गलतियों से ही सीखता है। तो आप क्वेश्चन हमें करके देंगे, जो भी गलतियां होंगी वो हम उसमें सुधार करेंगे आपके लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।